नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल शो में जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे नेटो पर हमले के लिए पुतिन का प्लान परमाणु सामने आ गया है। इसको लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही थी उस तरह की खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। इसी से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। रूस और यूक्रेन की जंग महाविनाशक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस की तरफ से तैयारी बहुत बड़ी है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस नेटो को एटमी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह कि पुतिन पर नेटो पर एटमी हमले का दबाव है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों का पुतिन पर दबाव सामने आया है। नेटो पर सीमित परमाणु हमले करे रूस, ये दबाव बनाया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ सर्गेई कारागानोव ने बयान दिया है। परमाणु नीति को और सख्त करें पुतिन, ये दबाव बनाया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा रूस के भीतर पुतिन पर कि पुतिन परमाणु नीति को और सख्त बनाएं। और इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ सर्गेई कारागानोव ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमित परमाणु हमला करे रूस। तो क्या नेटो वर्सेस रूस के बीच परमाणु युद्ध होगा? सवाल बड़ा है और सवाल ये क्यों पैदा हुआ है आपको बता दें। क्या नेटो और रूस के बीच सीधी जंग होने वाली है? ये बड़ा सवाल है कि क्या नेटो और रूस के बीच सीधी जंग होगी? क्या नेटो पर परमाणु हमला करने वाले हैं पुतिन? ये सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि रूस के भीतर से आवाज उठ रही है। इस वजह से सवाल हो रहा है कि क्या नेटो पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन? पुतिन को नेटो से कुर्स्क का बदला लेने की सलाह दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पुतिन बदला लें। रूसी एक्सपर्ट्स ने नेटो पर एटमी अटैक की सलाह दी है पुतिन को। देखना यह कि पुतिन इस पर एक्शन लेते हैं या नहीं। रूस को परमाणु नीति अपनी सख्त करनी चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ सर्गेई कारागानोव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन को ऐसा करना चाहिए। परमाणु युद्ध के बिना नेटो पर सीमित एटमी अटैक किया जाए, यानी परमाणु युद्ध ना हो लेकिन सीमित एटमी अटैक हो। दुश्मन को पता हो रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा, इसका एहसास हो दुश्मन को कि रूस परमाणु इस्तेमाल कर सकता है हथियारों का। कुर्स्क पर कब्जे का प्रभावशाली जवाब भी देना चाहिए और उसके लिए ये सीमित परमाणु हमला किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 22 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ था और इसके ठीक 7 महीने के बाद यानी 30 सितंबर 2022 को रूसी सेना ने दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के कुछ प्रांतों पर कब्जे का दावा किया, जिनमें डोनबास समेत जापोरिज्जिया और खेरसोन शामिल हैं। यकीन मानिए जंग के 30 महीने बाद भी यूक्रेन के इन इलाकों में रूस का दबदबा है। हालांकि डोनबास को हासिल करने के लिए यूक्रेन लगातार युद्ध लड़ रहा है। नेटो ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। तिरपन 201 स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 66 लाख की आबादी वाला एक प्रांत, जिस पर न सिर्फ रूस ने कब्जा किया है बल्कि उसे तबाह करने के लिए बेहिसाब बारूद बरसाया है। ताबड़तोड़ मिसाइलों का प्रहार किया है। विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल से सैकड़ों लाशों का ढेर लगाकर कब्रिस्तान बना दिया है। डोनबास यूक्रेन का यही वो प्रांत है जो बीते 30 महीनों से धधक रहा है। डोनबास की जमीन बम गोला बारूद से सन गई है। डोनेत्स्क, लुहांस्क, बाखमत जैसे डोनबास के इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भीषण तबाही के बाद भी अब तक डोनबास में प्रचंड युद्ध जारी है। रूस युद्ध में आर पार का संग्राम जारी है और इसी के साथ ही डोनबास पर कब्जे की जंग भी जारी है। गौर
करने वाली बात यह है कि 30 सितंबर 2022 को रूस ने डोनेस्क, खेरसोन, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे का ऐलान किया। अगर पुतिन का फोकस पूर्वी यूक्रेन के पूरे डोनबास रीजन को जीतना है, उसे यूक्रेन से अलग करना है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और नाटो ने भी डोनबास के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसी के चलते यूक्रेन ने 6 अगस्त को पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत पर हमला किया, ताकि रूस का फोकस डोनबास की बजाय कुर्स्क की तरफ शिफ्ट हो। कुर्स्क को बचाने के लिए रूसी फौज डोनबास प्रांत से पलायन करे, मगर रूसी सेना ने कुर्स्क को छोड़ डोनबास पर सेना की ताकत बढ़ाई। बस पुतिन के इसी दांव ने यूक्रेन समेत तमाम नाटो देशों की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि कुर्स्क से सटा पूर्वी यूक्रेन का डोनबास प्रांत था। ऐसे में यूक्रेन को आशंका थी कि अगर कुर्स्क पर भीषण हमला किया तो रूसी डिफेंस डोनबास में तैनात सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देंगे। मगर हुआ इससे ठीक उलट। पुतिन ने डोनबास में पूरी ताकत झोंक दी, लिहाजा यूक्रेन को कुर्स्क से पीछे हटना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कुर्स्क में रूसी डिफेंस ने पलटवार नहीं किया, मगर जिस तरह रूस ने डोनबास को दहलाया वो बेहद ही सन्न कर देने वाला था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डोनबास में ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए पुतिन ज़ेलेंस्की ही नहीं बल्कि नाटो के देश भी आतुर हैं। आखिर क्यों डोनबास में रूस के दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका और नाटो हथियारों की खेप कीव भेज रहे हैं? यूक्रेन जंग पर रूस के विदेश मंत्री ने बड़ा दावा किया है। जंग के लिए यूक्रेन आतंकियों की भर्ती कर रहा है, कहा गया है। विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि सीरिया से आतंकियों की भर्ती कर रहा है कीव। कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ रहा है रूस और इसके बाद भर्ती की जा रही है नए सिरे से यूक्रेन द्वारा। सीरिया से आतंकियों की भर्ती की जा रही है कीव द्वारा। इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन जंग में आतंकी भी शामिल हैं। दावा क्या है वो जान लीजिए। यूक्रेनी अधिकारी सीरिया के इंदलीब शहर में मौजूद हैं। ये दावा किया गया है रूस द्वारा। जंग के लिए आतंकियों की भर्ती कर रहा है यूक्रेन यहां इंदलीब से। सर्गेई लैवरोव जो विदेश मंत्री हैं रूस के, उनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। जो वजह उन्होंने बताई है वो ये कि यूक्रेन के पास जंग के लिए सैनिकों की भारी कमी है। कुछ दिन पहले आम लोगों को सेना में जबरन भर्ती कराया गया था। इसकी वजह से जो सवाल उठ खड़ा होता है वो ये कि क्या आतंकियों के जरिए युद्ध जीतना चाहता है यूक्रेन। ये बड़ा आरोप है जो रूस द्वारा लगाया जा रहा है यूक्रेन पर। रूस के कुर्स्क में इस वक्त विनाश की बहुत बड़ी आग भड़की हुई है। रूस ने कुर्स्क से यूक्रेनी सेना को भगाने या खत्म करने के लिए सैन्य अभियान बहुत तेज कर दिया है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने अब अपने घातक हथियारों से हमले शुरू कर दिए हैं। इस वजह से कुर्स्क से यूक्रेनी फोर्स के पैर उखड़ते जा रहे हैं। अब कुर्स्क में कई मोर्चों पर यूक्रेन की टुकड़ी को सरेंडर करना पड़ा। कुर्स्क की लड़ाई बहुत ही विध्वंसक रूप ले चुकी है। कुर्स्क को जीतने के लिए रूसी सेना ने नया अभियान लॉन्च कर दिया है। रूसी
सेना अब नए सिरे से हमले कर रही है। कुर्स्क में पुतिन सेना भीषण हमले करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। उन इलाकों को खाली करवा रही है जहां यूक्रेन के सैनिक घुसे हैं। कुर्स्क के कई इलाकों में यूक्रेनी सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या फिर वो सरेंडर करने को मजबूर हैं। कुर्स्क में रूसी सेना फैब 300 बमों से विध्वंसक हमले कर रही है। इन हमलों में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी खत्म हो रही है। फैब बमों से विस्फोट के बाद यूक्रेनी ठिकाने कुछ इस तरह से चल रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना पर रूस इसी तरह हेलीकॉप्टर से बारूदी वज्रपात कर रहा है। रूसी सेना सबसे ज्यादा हमले एलिगेटर हेलीकॉप्टर से कर रही है। यूक्रेन के सैनिक इन हमलों से बच नहीं पा रहे। रूसी सेना ने एमएलआरएस अटैक किया तो यूक्रेन की सेना को पीछे भागना पड़ा। रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेनी फोर्स की होवित्जर तोप को तबाह कर दिया। रूस की टैंक ब्रिगेड भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर खतरनाक हमले कर रही है। रूसी सेना ने T-80 टैंक से विध्वंसक हमले कर यूक्रेन के 3 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने इसी तरह विध्वंसक हमले कर 5 इलाकों को यूक्रेन के कब्जे से मुक्त करवा लिया। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों के संहार को लेकर नया आंकड़ा जारी किया है। रूस का दावा है कि कुर्स्क में अब तक यूक्रेन के 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। कुर्स्क में सैन्य संहार का ये सिलसिला जारी है क्योंकि रूस का सैन्य अभियान अब बहुत भयावह हो चुका है। रूसी सेना कुर्स्क में अब अपने सबसे खतरनाक हथियारों से हमले कर रही है। रूस के ये हमले तब तेज हो गए जब पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स को नया टास्क दे दिया। पुतिन ने क्रेमलिन के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। बैठक में पुतिन ने सैन्य अधिकारियों को सितंबर में ही कुर्स्क समेत सभी 5 प्रांतों को यूक्रेनी सैनिकों से खाली कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। रूसी सेना ने कुर्स्क में दाखिल हो चुकी यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी है। यूक्रेनी सेना को हथियार और रसद नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि कई जगहों पर यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। उधर कुर्स्क में यूक्रेन के खतरनाक प्लान के बाद दुनिया पर परमाणु तबाही का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय यूक्रेनी सेना ने पूरा जोर कुर्स्क एटमी प्लांट में विस्फोट करने पर लगा दिया है। रूस यूक्रेनी सेना को ऐसा करने से रोकने में लगी है। जाहिर है अगर कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो रूस समेत कई देशों तक एटमी रेडिएशन फैल जाएगा। रेडिएशन से ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर कि में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने बड़ा बयान दिया है। युद्ध बढ़ाने के लिए पुतिन जिम्मेदार हैं, कहा ब्लिंकन ने। रूस यूक्रेन पर आक्रामक हमले कर रहा है। दोनों विदेश मंत्रियों के कीव दौरे से हलचल तेज हो गई है, लेकिन ब्लिंकन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध बढ़ाने के लिए दरअसल पुतिन ही जिम्मेदार हैं। एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन को लेकर ब्रिटेन ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की अनुमति देगा। ये
ब्रिटेन कहा गया है। गार्जियन के हवाले से, ब्रिटेन के अधिकारियों के हवाले से यह खबर सामने आई है। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की इजाजत मिली है। रूस के खिलाफ स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। ब्रिटेन ये बड़ा फैसला लेगा। अधिकारियों के हवाले से खबर सामने आई है। गार्डियन ने इस खबर को सामने रखा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ब्रिटेन के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि वो इजाजत दे सकते हैं, स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन रूस के खिलाफ। एक और बड़ा फैसला ब्रिटेन का जो यूक्रेन को बहुत मदद करेगा। उससे जुड़ी बड़ी खबर यह कि यूक्रेन को 100 मिसाइल देगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लैमी ने ऐलान किया है इसी साल 100 एयर डिफेंस मिसाइल देगा ब्रिटेन। कीव में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैमी ने इसकी घोषणा की है। तो बड़ी जानकारी है कि यूक्रेन को ब्रह्मास्त्र की अनुमति मिल सकती है। क्या ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक की इजाजत मिल सकती है? ब्रिटेन के अधिकारियों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला मुमकिन है। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दे रहा है ब्रिटेन। अब रूस पर स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे सकता है। ज़ेलेंस्की लॉन्ग रेंज हथियार से रूस पर अटैक करना चाहते हैं। ब्रिटेन इसकी इजाजत उन्हें दे सकता है और ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा हथियार होगा। अमेरिका का रूस रुख साफ नहीं है इस पूरे मामले पर। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो ये इजाजत दे सकते हैं। अमेरिका लॉन्ग रेंज अटैक पर अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाया है, उसकी नीति अस्पष्ट है। बाइडेन प्रशासन से अभी तक इजाजत नहीं मिली है यूक्रेन को। कीव में भी ब्लिंकन ने खुलकर कुछ नहीं कहा इस मुद्दे पर। सवाल पूछने पर भी उन्होंने टिप्पणी नहीं की। क्रीमिया में लेकिन विनाश का नया दौर शुरू होने जा रहा है। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया के साथ साथ रूस की ब्लैक सी फ्लीट को दहलाने जा रही है। नेटो ने क्रीमिया को रूस से मुक्त करवाने के लिए नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत ही यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया में हमला करने जा रही है। नेटो ने सैटेलाइट से क्रीमिया के अंदर कई टारगेट ढूंढ लिए हैं। इन टारगेट को तबाह करने के लिए यूक्रेन 6 चरणों में विस्फोट कर सकता है। F-16 उड़ान भरने वाले हैं। ग्रिपिन गर्जना करने वाले हैं। क्रीमिया में विनाश की बरसात होने जा रही। क्रीमिया में कयामत आने जा रही। क्रीमिया में यूक्रेन के टारगेट सेट हो गए। F-16 और ग्रिपिन फाइटर जेट मिलने के साथ ही यूक्रेन क्रीमिया में एक साथ ताबड़तोड़ विस्फोट करने जा रहा है। क्रीमिया रूस के गर्व का प्रतीक है और यूक्रेन रूस के इसी गर्व को ध्वस्त करना चाहता है। नाटो ने क्रीमिया के विनाश का एक नया प्लान तैयार कर लिया है और अब इसी प्लान के तहत यूक्रेन हमले करेगा। नाटो ने क्रीमिया में हमले की जो रणनीति बनाई, उसके तहत रूस यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पाएगा। यूक्रेन का पहला टारगेट वो एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन है जो क्रीमिया की सुरक्षा कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स सबसे पहले क्रीमिया की सुरक्षा कवच को ध्वस्त करेगा। इसके बाद क्रीमिया विजय का अभियान लॉन्च कर देगा। नाटो ने सैटेलाइट से क्रीमिया के उन लोकेशन का पता लगा लिया है जहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं।
क्रीमिया में जोनहार ब्रिज के पास रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखे हैं। उत्तरी क्रीमिया की सुरक्षा रूस यहीं से करता है। अगर इसे ध्वस्त कर दिया जाए तो रूस उत्तरी क्रीमिया को नहीं बचा पाएगा। यूक्रेन का प्लान भी यही। यूक्रेनी सेना सबसे पहले रूस की इसी एयर डिफेंस साइट को तहस नहस करने वाली। क्रीमिया में इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका और नाटो ने बड़ी तैयारी कर ली। अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर को अपग्रेड कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर को क्रीमिया ऑपरेशन के लिए भेज सकता है। वहीं स्वीडन यूक्रेन को ग्रिपेन लड़ाकू विमान देने जा रहा है। नाटो के हथियार जैसे ही यूक्रेन पहुंचेंगे, ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया में महाविनाश का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देगी। खेरसौन में रूसी सेना पर यूक्रेन ने अटैक किया है। रशियन बोट पर यूक्रेन ने हमला किया है। रशियन बोट पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस हमले में देखिए किस तरह से खेरसौन में रूसी सेना पर यूक्रेन ने अटैक किया, रशियन बोट को निशाना बनाया और बोट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। खार्किव में आर पार की जंग हो रही है। रशियन आर्मी का यूक्रेन पर हमला हुआ है। पीछा कर यूक्रेनी आर्मी पर हमला किया गया। देखिए किस तरह से खार्किव में आर पार की जंग जारी है और इस जंग में रशियन आर्मी का यूक्रेन पर हमला देखने को मिला है। पीछा कर यूक्रेनी आर्मी पर यह बड़ा हमला किया गया रूस द्वारा। Направо. Тихо, машина еще одна. अब आपको स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खासियत बता देते हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइल में क्या खासियत है जानिए। लंबी रेंज की मिसाइल है ये, 250 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल यूक्रेन करना चाहता है। हमले करने में बहुत ज्यादा सक्षम है और इफेक्टिव है रूस का। लेकिन समंदर में बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। ओशन 2024 युद्धाभ्यास में ये टेस्ट किया गया। ओशन 2024 युद्धाभ्यास किया जा रहा है रूस द्वारा और यहां उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। Военная тревога объявлена с целью повышения боеготовности. ये रूसी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। जहाजों से मिसाइलें दागी जा रही हैं। धरती से जहाजों पर होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इस युद्धाभ्यास की रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली। पुतिन ने इस युद्धाभ्यास के जरिए पूरे यूरोप और अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है।
माना जा रहा है कि लॉन्ग रेंज हमले होने की सूरत में रूस यूरोप के देशों पर हमले शुरू कर सकता है और इसीलिए युद्धाभ्यास के बहाने नौसेना की तैनाती की जा रही है। रूस की तरफ से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। अमेरिका ने रूस की पश्चिमी सीमा की निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिका के सैटेलाइट रूसी सीमाओं की रेकी करने में जुटे। इसके साथ ही फिलीपींस और जापान में अमेरिका टाइफून मिसाइल तैनात कर रहा है। अगर अमेरिका को खतरा महसूस हुआ तो वो युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन पुतिन ने ऐलान कर दिया है रूसी सेना हर खतरे से मुकाबला करने के लिए कमर कस चुकी है। संकेत साफ है कि अगर रूस पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू हुए तो महासंग्राम छिड़ना तय है और रूस सहित अमेरिका ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध के भयानक होने के आसार हैं। ईरान ने रूस को दी है फतह 360 मिसाइल। यूक्रेन के खिलाफ रूस कर सकता है इसका इस्तेमाल भी। फतह 360 मिलने से अमेरिका तक टेंशन बढ़ चुकी है। देखिए किस तरह से ईरान ने रूस की मदद की है, फतह 360 मिसाइल दी है और इसकी वजह से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन के खिलाफ रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए किस तरह से रूस को भी ये मिसाइल मिली है ईरान से और इसका इस्तेमाल रूस युद्ध में कर सकता है यूक्रेन के खिलाफ और इसी वजह से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक टेंशन बहुत ज़्यादा हाई है। ये मिसाइल क्यों खास है वो भी आपको बताएंगे और इसकी क्या क्षमताएं हैं जो रूस को मदद कर सकती हैं। फतह 360 मिसाइल कितनी घातक है ये जान लीजिए। ये बहुत ज्यादा घातक और प्रभावशाली मिसाइल है। इसका वजन 787 किलोग्राम है। इसकी स्पीड मैक 3 है। वॉरहेड ले जाने की क्षमता 150 किलोग्राम की है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल भी है। ट्रक पर लगे सिस्टम से इसे लॉन्च किया जा सकता है। सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। सैन्य ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखती है। IRGC और रूस के पास ये मौजूद है, यानी ईरान के पास ये मौजूद थी और ईरान ने अब रूस को भी ये दिया है। इस वजह से फतह 360 का इस्तेमाल रूस द्वारा युद्ध में अगर किया जाता है तो वो बहुत सटीक तरीके से अपने निशानों को साध सकती है। लेकिन फतह 360 पर पेंटागन ने भी बयान दे दिया है। क्या कहा है पेंटागन ने वो जान लीजिए। ईरान ने रूस को फतह 360 मिसाइलें दी हैं। रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करेगा। युद्ध में और अधिक यूक्रेनी मारे जाएंगे इस मिसाइल के इस्तेमाल से, कहा जा रहा है पेंटागन द्वारा। फतह 360 की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। रूसी सैनिकों ने ईरान में इसको इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण लिया है और पेंटागन का यह कहना है कि अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है रूस तो और ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जाएंगे। ईरान से लेकिन रूस को 200 फतह मिसाइलें मिली हैं जिनका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ करने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब रूस और नेटो आमने सामने आने वाले हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कीव में अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन में बाइडेन की मीटिंगों का दौर जारी। लंदन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की टेंशन हाई। वॉशिंगटन से लेकर लंदन और कीव तक हलचल तेज है। अमेरिका और नाटो में हड़कंप मचा है। भय है यूक्रेन में आने वाली तबाही का, ऐसी तबाही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नाटो में मचे हड़कंप और भय की वजह है कि ईरान की ये बेहद घातक
और तबाही मचा देने वाली मिसाइल फतह 360, जो अब रूस के जखीरे में शामिल हो चुकी है। खामेनेई ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए रूस को फतह 360 मिसाइलों का जखीरा भेजा है, जिनका टारगेट होगा यूक्रेन। रूस से आने वाली इस बारूदी खबर का खुलासा किसी और ने नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लंदन दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने समकक्ष ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैरी से मुलाकात की, जिसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि ईरान ने रूस को फतह 360 मिसाइलें दे दी। एंटनी ब्लिंकन यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान और रूस के गठजोड़ को लेकर और भी कई दावे किए। दावा नंबर 1, ईरान ने रूस को फतह 360 मिसाइल दी। दावा नंबर 2, रूसी सैनिकों को मिसाइल की ट्रेनिंग दी। दावा नंबर 3, ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। दावा नंबर 4, ईरान ने रूस में ड्रोन फैक्ट्री लगाई। सवाल है कि रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो कौन सी वजह है जो रूस को ईरान से मिसाइल इंपोर्ट करनी पड़ी? दरअसल पुतिन एक साथ 2 मोर्चे खोलने वाले हैं। एक तरफ वो कीव पर कब्जे की फाइनल जंग शुरू करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्स्क में घुसे ज़ेलेंस्की के जवानों को खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। जिसके लिए उन्होंने कम दूरी की फतह 360 मिसाइलें ईरान से ली। पुतिन फतह 360 मिसाइलों से कुर्स्क में ज़ेलेंस्की के जवानों पर हमले करेंगे, तो वहीं रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों से पश्चिमी यूक्रेन तक तबाही मचाने का प्लान है। अमेरिका और नाटो को डर है कि पुतिन का डबल प्लान बहुत जल्द शुरू हो सकता है। ऐसे में एंटनी ब्लिंकन और डेविड लैरी कीव पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से होगी। इस मुलाकात में रूस और ईरान के काउंटर प्लान पर चर्चा होने वाली है। दरअसल अमेरिका और नाटो को डर है कि ईरान और रूस का गठजोड़ पूरे यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसे में इसे काउंटर के लिए 3 स्टेप प्लान तैयार किया गया है। स्टेप नंबर 1, ईरान को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर घेरने की तैयारी है। स्टेप नंबर 2, यूक्रेन की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। स्टेप नंबर 3, नाटो रूस की घेराबंदी करेगा। नेटो की पहली कोशिश ईरान को बैकफुट पर लाने की है, और इसके लिए अमेरिका और नेटो देश ईरान को आर्थिक तौर पर घेरने की तैयारी में। इसके लिए ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की जा चुकी है, जिसकी शुरुआत फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन कर चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के साथ द्विपक्षीय एयर एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। अब ईरान का कोई प्लेन तीनों देशों में लैंड नहीं कर पाएगा। साथ ही ईरान तीनों देशों का एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ईरान पर पाबंदी के साथ ही पेंटागन ने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को जल्द नए एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं, ताकि रूस के मिसाइल वार को हवा में ही निष्क्रिय किया जा सके। अमेरिका और नाटो यूक्रेन की सुरक्षा पुख्ता करने के साथ ही रूस की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। नाटो, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, जर्मनी, हंगरी, ग्रीस और तुर्की युद्ध अभ्यास करने वाला है। ये युद्ध अभ्यास आने वाले 4 महीनों तक किए जाएंगे, ताकि नाटो की सेनाएं रूसी बॉर्डर के पास हर वक्त मौजूद रहें।
कांटों की कोशिश हर वक्त रूसी बॉर्डर के पास तैनात रहने की, ताकि पुतिन ईरानी मिसाइलों के जखीरे को बाहर निकालने से पहले कई बार सोचे। हालांकि ईरान अमेरिका के दावे को महज एक प्रोपेगेंडा बता रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने कहा, कुछ देशों ने ईरान को लेकर झूठी रिपोर्ट छापी, ईरानी हथियार सप्लाई को लेकर झूठ फैला रहे हैं। ये सब अपने गलत काम छिपाने की कोशिश है। ईरान भले हथियार सप्लाई के दावों से इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसे सच मानकर रूस और ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी, जो दुनिया में बड़े युद्ध के संकेत दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और देखिए, अब बात करते हैं भारत की आन बान शान की। भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास अपने अंतिम चरण में है। इस ड्रिल का पहला चरण सुलूर तमिलनाडु में हुआ था और दूसरा चरण जोधपुर में आयोजित किया गया। करीब 3 देश इस मेगा एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं। तरंग शक्ति के तहत आज जोधपुर में एक एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। एयर शो में प्रचंड सूर्य किरण, सारंग जैसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। रक्षा मंत्री ने आज डिफेंस एविएशन एक्सपो का भी उद्घाटन किया। ये एक्सपो 14 सितंबर तक चलेगा। एक्सपो में स्वदेशी हथियारों सहित नई टेक्नोलॉजी से बने रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन होगा। तरंग शक्ति के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों में लगातार युद्ध चल रहे हैं। भारत का लक्ष्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलना है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हल्के लड़ाकू विमान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी चीजों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आज के समय में जब दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, कई स्थानों पर तो अलग अलग देशों के बीच लगातार युद्ध चल रहे हैं, इन विकट परिस्थितियों में भारत का लक्ष्य यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे। साथियों, पूरी दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से दुनिया के समक्ष नई नई चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें देखते हुए हमें अपनी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को नई हाइट्स तक ले जाने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि फॉरेन डिग्निटरीज इस बारे में विचार करेंगे और भारत के बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी सहभागिता बढ़ाने के बारे में वह सोचेंगे। जोधपुर के आसमान में करतब और कलाबाजी दिखाते हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की अलग अलग तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। 4 सारंग हेलीकॉप्टर ने एक साथ हवा में कैसे उड़ान भरी, ये देखिए। और फिर चारों हेलीकॉप्टर हवा में कलाबाजी भी दिखाने लगे। आपको ये भी बता दें कि तरंग शक्ति ड्रिल में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और ग्रीस ने शिरकत की है। देखिए, ये एक्सरसाइज के दौरान, तरंग शक्ति के दौरान जो एयर शो था उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए करतब भी दिखाए गए। सारंग हेलीकॉप्टर हैं ये, देखिए चारों सारंग हेलीकॉप्टर ने किस तरह से उड़ान भरी और अलग अलग फॉर्मेशंस इनके दिखाई दिए। तरंग शक्ति के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया कि हम सबको साथ लेकर चलने की प्रतिज्ञा रखते हैं। रेगिस्तान में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। एयर शो के दौरान फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर की गर्जना से पूरा रेगिस्तान थर्रा उठा। तेजस ने पहले वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन बनाई, इसके बाद विक्ट्री फॉर्मेशन और फिर डीएनए फॉर्मेशन बनाकर करतब दिखाया। देखिए किस तरह से अलग अलग फॉर्मेशंस बनाई गई। देखिए किस तरह से ये फॉर्मेशंस बनाए गए थे। तेजस के बाद सूर्य किरण विमान ने भी आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन के साथ तिरंगा बनाया। तरंग शक्ति का पहला चरण 6 से 14 अगस्त तक चला, जबकि दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जारी रहेगा। ये एक्सरसाइज 60 साल में भारत के आसमान में सबसे बड़ी टैक्टिकल एक्सरसाइज है।